Hello students, I welcome you to my YouTube channel Home Science Classes। हमने पिछली कक्षा में नैदानिक पोषण और आहारिकी के बारे में डिस्कस किया था। हमने क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स यानी कि नैदानिक पोषण और आहारिकी के महत्व के बारे में पढ़ा था। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स या आप कह सकते हैं मूलभूत संकल्पनाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम सेम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम आहार चिकित्सा यानी कि डाइट थेरेपी के ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो उद्देश्य होता है डाइट थेरेपी का वो होता है आहार की सूची तैयार करना। मरीज की भोजन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह सूची तैयार की जाती है। बीमारी की हालत को सुधारने और नियंत्रण में रखने के लिए वर्तमान आहार में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। जो रेगुलर डाइट है उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। उसके बाद पोषणहीनता की स्थिति में आहार उपचारहीनता को दूर करना है, यानी कि अगर किसी पोषक तत्व की कमी है तो उसको आहार उपचारहीनता को आपको दूर करना है आहार चिकित्सा के द्वारा। दीर्घकालिक बीमारियों यानी कि जो लॉन्ग टर्म जो डिजीज़ होती हैं उनमें आहार उपचार अल्पकालिक और दीर्घकालिक समस्याओं को रोकने में मदद करता है। जो आपकी लॉन्ग टर्म बीमारियां होती हैं उसमें आहार उपचार शॉर्ट टर्म जो समस्याएं होती हैं या लॉन्ग टर्म जो समस्याएं होती है उनको रोकने में भी मदद करता है। निर्धारित आहार का अनुसरण करने की सलाह। ये डाइटिशियंस एजुकेट करते हैं पेशेंट्स को, उनकी काउंसलिंग करते हैं ताकि वो जो प्रिस्क्राइब डाइट है उसको फॉलो कर सके। उसके आगे हम पढ़ेंगे पोषण देखभाल के बारे में। पोषण देखभाल को हम इंग्लिश में न्यूट्रिशनल केयर भी कहते हैं। पोषण देखभाल में सबसे पहला जो पॉइंट आता है पोषण स्थिति का मूल्यांकन करना। पोषण की स्थिति कैसी भी है किसी भी व्यक्ति के अंदर उसका पहले हम मूल्यांकन करते हैं, उसके बाद पोषण देखभाल के नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। पोषण स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद पोषण समस्याओं का निदान करते हैं, यानी कि उनका क्योर करते हैं, डायग्नोज करते हैं न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम को। पोषक तत्वों किन किन पोषक तत्वों की कमी है। पोषण आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पोषण हस्तक्षेपों की योजना बनाते हैं और वरीयता तय करते हैं। किस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसकी वरीयता तय करते हैं। न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी हो सके। पोषण हस्तक्षेप से मतलब है कि अगर किसी पर्टिकुलर पोषक तत्व की बॉडी में कमी है तो उस पोषक तत्व को इंक्लूड किया जाए डाइट में और सीक्वेंस बनाया जाता है कि सबसे अधिक किस पोषक तत्व की आवश्यकता, उसके बाद कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता है, उसी के हिसाब से उसको डाइट में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पोषण देखभाल के परिणामों का मूल्यांकन करना। अब आपने जब चेंजेस किए हैं डाइट में कुछ तो उसके बाद उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। उसके रिजल्ट्स क्या रहे उसका मूल्यांकन भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको जो रिजल्ट्स चाहिए उस डाइट से वो नहीं मिल रहे हैं तो आप उस डाइट में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी कर सकते हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे वो है नैदानिक पोषण और आहारिकी का ज्ञान निम्नलिखितों के लिए सक्षम बनाता है। हमें किस किस चीज़ के लिए सक्षम बनाता है। सभी स्तरों की पोषण आवश्यकताओं के लिए सही तरीके से आहार की योजना बनाने के लिए हमें सक्षम बनाता है। वो चाहे जीवन चक्र की कोई भी स्थिति स्तर हो या कोई भी स्टेज हो, उसके लिए हम पोषण आवश्यकताओं के लिए सही तरीके से आहार का आयोजन या नियोजन कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं, उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। बीमारी की विभिन्न भौतिक दशा, रोजगार, जातीय और सामाजिक आर्थिक स्थिति
उपचार संबंधी नियम और पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए आहार में परिवर्तन कर सकते हैं। विभिन्न विभिन्न बीमारियों के मरीजों के लिए आप उनकी भौतिक दशा के अनुसार, रोजगार के अनुसार, उनकी जातीय और सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुसार उपचार संबंधी जो नियम दिए गए हैं, प्रिस्क्राइब किए गए हैं डॉक्टर के द्वारा, उसके अनुसार रोगी की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए आहार में परिवर्तन करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, खिलाड़ियों और विशिष्ट परिस्थितियों। यहाँ पे विशिष्ट परिस्थितियाँ जो है उनसे हमारा अर्थ है जो जैसे अंतरिक्ष में रहने वाले लोग, पनडुब्बियों में काम करने वालों के लिए, रक्षा सेवा के व्यक्तियों के लिए, उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के लिए आहार की योजना बनाने के लिए हम सक्षम हो जाते हैं नैदानिक पोषण और आहारिका के ज्ञान प्राप्त करने के बाद। मरीजों के लिए, अस्पताल में जो भर्ती मरीज होते हैं उनके लिए हम आहार योजना बना पाते हैं। जो बाह्य रोगी होते हैं उनके लिए भी हम आहार योजना बना पाते हैं। संस्थानिक परिवेशों में आहार सेवाओं का प्रबंधन करना। संस्थानिक परिवेश कौन कौन से हो सकते हैं? वृद्धजन आवास हो सकते हैं, विद्यालय हो सकते हैं, अनाथालय हो सकते हैं। इनमें आहार सेवाओं का प्रबंधन करने के लिए हम सक्षम हो जाते हैं। उसके बाद दीर्घकालिक जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जो लॉन्ग टर्म बीमारियां होती हैं उनकी जटिलता, उनमें कुछ मुश्किलें आती हैं, उन जटिलताओं को रोकने और उनमें सुधार करके मदद कर सकते हैं हम। जटिलता किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हार्ट की डिजीज़ हो, जिसको आप हृदय रोग भी कह सकते हैं। उनकी जटिलता को रोकने और जीवन की गुणवत्ता के सुधार में मदद करता है नैदानिक पोषण और आहारिका का ज्ञान। उसके बाद पोषण मूल्यांकन के लिए, अब हमने डाइट प्लान कर दिया, हमें पोषण का मूल्यांकन करना है, या डाइट प्लान करने से पहले भी हमें कई बार पोषण का मूल्यांकन करना होता है। तो उसके लिए निम्न चीज़ों की आवश्यकता है, निम्न मापदंडों की आवश्यकता हमें पड़ती है। सबसे पहले स्वास्थ्य, आहार, व्यक्तिगत और चिकित्सकीय इतिहास की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। हमें जो भी पेशेंट के लिए डाइट प्लान करना है उसकी हेल्थ के बारे में, उसकी डाइट के बारे में और उसके पर्सनल और उसके मेडिकल बैकग्राउंड के बारे में हमें फुल डिटेल्स पता होनी चाहिए, और ये हम प्राप्त करते हैं। अगर हमें नहीं पता है तो हम ये मरीज से प्राप्त करते हैं। उसके बाद आता है मानव वित्तीय माप। आप इसको एंथ्रोपोमेट्रिकल मेजरमेंट भी कह सकते हैं। ये हमें मालूम होना चाहिए किसी व्यक्ति का। उसके बाद प्रयोगशाला और भौतिकी मापों की जानकारी हमें होनी चाहिए, यानी कि उसकी फिजिकल मेजरमेंट और लेबोरेटरी के टेस्ट की जानकारी हमें होनी चाहिए। पोषणहीनता के जोखिम का पता लगाने के लिए उपरोक्त सभी क्रियाएं हमें करनी पड़ती हैं। जो यहाँ पर मैंने आपको 3 क्रिया बताई, उससे पोषणहीनता के जोखिम का पता करना कि कोई रिस्क तो नहीं है फ्यूचर में बीमारी का, या कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो फ्यूचर में कंटिन्यू तो नहीं हो रही है, उसका पता लगाने के लिए हमें ये सब चीज़ें, ये जो मैंने ऊपर डिस्कस किया, ये तीनों पॉइंट्स हमें मालूम होना चाहिए। यूजुअली क्या होते हैं, फिजिशियंस प्रिस्क्राइब करते हैं डाइट, और डाइट ऑर्डर, मेडिकल ऑर्डर्स नोट डाउन करते हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पर। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डाइटिशियंस की। डाइटिशियन उनकी जो डाइट होती है उनको प्लान्ड वे में इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि वो सही पोषण प्राप्त कर सकें। इसके बाद हम पढ़ेंगे आहार के प्रकार के बारे में। सबसे पहला जो आहार का प्रकार है वो है नियमित आहार, जिसको आप नॉर्मल डाइट भी कहते हैं। नॉर्मल डाइट जो आप रेगुलरली, जिसमें सारे फूड ग्रुप्स इंक्लूड होते हैं, अनाज, फल, सब्जियां, दूध, मांस, अंडे। उसके बाद हमारी सेकंड जो डाइट है वो है संशोधित आहार, जिसको आप मॉडिफाइड डाइट भी कहते हैं।
मॉडिफाइड डाइट जिसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं मेडिकल नीड्स को पूरा करने के लिए। इसमें कुछ बातें इंक्लूड की जा सकती हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जो मॉडिफाइड डाइट होती है उसमें क्रमबद्धता यानी कि रेगुलरिटी या ऑर्डरलीनेस होना चाहिए, यानी कि एक के बाद एक डाइट को फॉलो किया जाए। उसके बाद बनावट के आधार पर भी डाइट को डिवाइड किया गया है, जैसे तरल और नरम आहार। सेकंड पॉइंट जो संशोधित आहार का होता है वो है ऊर्जा अंतःग्रहण में परिवर्तन। हम कैलोरीज जितनी इनटेक होते लेते हैं या इनटेक करते हैं उसकी में कमी या वृद्धि संशोधित आहार में की जा सकती है। पोषकों की मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है। एक या अधिक पोषकों को कम या अधिक मात्रा में शामिल कर सकते हैं, जैसे सर्जरी के टाइम पर जो सर्जरी होती है, शल्य क्रिया जिसको आप कहते हैं हिंदी में, सर्जरी के समय में अधिक प्रोटीन लेना, गुर्दा या किडनी खराब हो जाने पर कम प्रोटीन लेना, यानी कि पोषकों की मात्रा एक जगह घटाई गई है, जहाँ पे सर्जरी हुई है वहाँ पे बढ़ाई गई है, और जहाँ पर किडनी फेलियर है वहाँ पर उसकी प्रोटीन की मात्रा घटा दी गई है। अधिक या कम रेशा, रेशा भी एक तरह का फाइबर है जैसे कि आप जानते हैं। अधिक या कम रेशा कर सकते हैं आप डाइट के अकॉर्डिंग। कम वसा लेना, सोडियम लेने पर रोक, तरल भोजन पर रोक, कुछ विशेष खाद्य पदार्थों पर रोक कर सकते हैं। तरलता में परिवर्तन आप कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं तरलता में परिवर्तन? सॉफ्ट डाइट कर सकते हैं आप, फ्लूइड डाइट कर सकते हैं। तरल आहार क्या होता है? तरल आहार जो कमरे के तापमान पर सामान्यतः लिक्विड फॉर्म में रहता है, द्रव्य अवस्था में रहता है। इसका लाभ ये है कि यह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्षेत्र सामान्य रूप से अगर कार्य कर रहा है तो पोषक तत्व भली भांति अवशोषित हो जाते हैं। इस प्रकार के आहार लेने की सलाह ऐसे व्यक्तियों की दी जाती है जो सामान्य रूप से चबा या निगल नहीं सकते। और इस तरह के आहारों की जो एग्जाम्पल्स हैं वो है कोकोनट वाटर, फ्रूट जूसेस, सूप, मिल्क, बटर मिल्क। लिक्विड डाइट की एडवाइस जैसे मैंने बताया उन्हीं लोगों को दी जाती है जो चबा और निगल नहीं सकते। लिक्विड डाइट का एक और वेरिएशन है यहाँ पर जिसको हम क्लियर लिक्विड डाइट भी कहते हैं, जिसमें क्लियर सूप्स होते हैं, जैसे जूसेस होते हैं विदाउट पल्प के। क्लियर लिक्विड डाइट प्रिस्क्राइब की जाती है जस्ट आफ्टर सर्जरी। अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है तो उसके तुरंत बाद जो डाइट प्रेफर की जाती है वो है क्लियर लिक्विड डाइट, जिसमें रेशे की मात्रा बहुत ही कम होती है या ना के बराबर होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सॉफ्ट डाइट की तरफ, या आप कह सकते हैं तैयार मृत्यु आहार। इस संदर्भ में हम बड़ी उम्र समूह के सामान्य प्रौढ़ों के लिए, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए कुछ संशोधन कर सकते हैं, जिसमें वृद्ध लोगों के लिए नरम, कुचला हुआ और शोरबा युक्त भोजन यानी कि फाइबर युक्त भोजन दिया जाता है, जिसको चबाने में आसानी होती है। दूसरी तरफ जो मृत्यु आहार है वो उपचार के अनुसार एक आहारी संशोधन होता है। यह पूर्णतः नरम होता है, सॉफ्ट डाइट होती है ये, और यह केवल साधारण या आसानी से पचने वाला भोजन भी होता है, जिसमें कठोर रेशे, उच्च वसा या मसाले युक्त खाद्य पदार्थ नहीं होते यूजुअली। चिरकालिक रोगों की रोकथाम के लिए, चिरकालिक रोग क्या होते हैं? क्रोनिक डिजीजेस जो होती है, क्रोनिक डिजीजेस जो लंबे समय तक चली आ रही हैं उसके लिए भोजन अलग तरह का होता है, उसको अलग तरह से मॉडिफाई किया जाता है। और क्रोनिक डिजीजेस की रोकथाम के लिए भोजन में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, वसा कम की जाती है, तेल मसाले कम किए जाते हैं।
अब आगे हम फीडिंग रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, भोजन देने के तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो तरीका है भोजन देने का है वो है नली के द्वारा, यानी कि ट्यूब फीडिंग। ये ट्यूब फीडिंग कब की जाती है? ट्यूब फीडिंग उस अवस्था में की जाती है जब व्यक्ति सीधा खाना खा नहीं सकता है, चबा नहीं सकता है, निगलना संभव नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को ट्यूब फीडिंग या फिर नली के द्वारा भोजन दिया जाता है। और दूसरा जो हमारा इसका तरीका है वो अंतःशिरा द्वारा या आप इंट्रावेनस फीडिंग इसको बोल सकते हो। इसमें भी व्यक्ति जब चबा नहीं सकता, निगल नहीं सकता, तब अंतःशिरा द्वारा इंट्रावेनस फीडिंग की जाती है। पेशेंट को नरिश्ड रखने के लिए स्पेशल सॉल्यूशंस दिए जाते हैं ड्रिप के द्वारा, वेन्स में दी जाती है ड्रिप के द्वारा स्पेशल सॉल्यूशंस। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात और डिस्कस करना चाहूँगी। जब हम क्रोनिक डिसीजेस की बात करते हैं तो ये क्रोनिक डिसीजेस होने का आजकल कारण क्या है? यूजुअली क्या होता है, हम आज के समय में प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रहा है जैसा पहले के समय में हुआ करता था। अब जो प्रोसेस्ड फूड है उसमें एडिटिव्स की मात्रा बहुत अधिक होती है, या तो वो हाई शुगर उनमें होता है या फिर हाई फैट उनमें होता है, और ये तैयार किए जाते हैं हाईली रिफाइंड फूड्स से, और जिसमें फाइबर बहुत ही कम होता है। जितना रिफाइंड फूड होगा उसमें उतना ही फाइबर कम होगा। तो चिरकालिक रोगों की रोकथाम के लिए हमें ज़रूरी है, क्रोनिक डिजीज़ को रोकने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम हेल्दी चॉइसेस का चुनाव करें, ताकि हम आगे फ्यूचर में आने वाली बीमारियों से बच सकें। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँगी, और प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताएंगे। क्या आप मुझे बस बता सकते हैं कि शहरी लोग जो अर्बन इंडिया है की डाइट में पिछले कुछ दशकों से, पिछले कुछ सेंचुरीज से क्या क्या परिवर्तन हुए हैं या क्या क्या चेंजेस आए हैं? अब आगे हम डिस्कस करेंगे, जब हमने क्लिनिकल न्यूट्रिशन जब हमने पढ़ लिया है, डाइटेटिक्स की हमने जब पढ़ाई कर ली है, तो उसके बाद क्या होगा। जीविका की तैयारी के लिए हम ये करते हैं, डाइटिशियन का कोर्स करते हैं, जो भी कोर्स हम करते हैं जीविका की तैयारी के लिए करते हैं। तो जीविका की तैयारी के लिए, डाइटिशियन बनने के लिए सबसे पहले डिग्री कोर्स आपको करना पड़ता है। डिग्री कोर्स में आपका है बीएससी या बीए होम साइंस आप कर सकते हो। बीएससी और बीए होम साइंस साइंस के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, होम साइंस के ओनली होम साइंस विद आर्ट्स के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तब भी आपको बैचलर ऑफ साइंस की ही डिग्री प्रोवाइड की जाती है यूनिवर्सिटी के द्वारा। उसके बाद आप एमएससी कर सकते हो, डाइटिशियन अगर आपको बनना है तो एमएससी फूड्स एंड न्यूट्रिशन आप कर सकते हो, या एमए फूड्स एंड न्यूट्रिशन या एमए होम साइंस आप कर सकते हो। ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से कराई जाती हैं। हमारे देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एमएससी बीएससी होम साइंस कराती हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, हिसार यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, इग्नू यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको सिर्फ डाइटिशियन के फील्ड में ही जाना है तो आप बीएससी के बाद डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। डाइटेटिक्स का डिप्लोमा कोर्स होता है 1 ईयर का। लेकिन अगर आपको बीएससी करने के बाद किसी और फील्ड में इंटरेस्ट आता है और आप आगे किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप टीचिंग के फील्ड में भी जा सकते हैं, बीएड कर सकते हैं आप, पीएचडी कर सकते हैं आप, डिप्लोमा कोर्सेज जैसे मैंने आपको बताया डाइटेटिक्स कर सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, ईसीसीई के डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग, मास कम्युनिकेशन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, बहुत सारे इस तरह के कोर्सेज आप कर सकते हैं जीविका के लिए। आप स्कूल में टीचर के रूप में करियर अपना बना सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एक प्रोफेसर के रूप में अपना करियर बना सकते हैं, डाइटिशियंस बन सकते हैं आप, रिसर्चर्स बन सकते हैं आप होम साइंस के फील्ड में, रेडियो या वीडियो जॉकी बन सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं होम साइंस एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, तो आप रेडियो और वीडियो जॉकी भी बन सकते हैं होम साइंस पढ़ने के बाद।
साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो यहीं पर समाप्त करूँगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।